हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पाई क्लासेस। ये हमारा इस वीडियो सीरीज़ का हमारे चैप्टर नंबर 1 का लास्ट पार्ट रहने वाला है, पार्ट नंबर 10। अभी तक इस चैप्टर में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, जो भी चीज़ें हमारे सिलेबस में थी, हम लोगों ने बहुत अच्छे से उनको कवर कर लिया है। लास्ट क्लास जो हम लोगों की हुई थी, वहाँ पे मैंने आप लोगों को एवापोरेशन के ऊपर बेस्ड जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस थे, रीज़न वाले क्वेश्चंस थे, वो आपको करा दिए थे। आज इस लास्ट क्लास में आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं कराऊंगा, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग करेंगे, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखेंगे। तो इस तरह के काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज इस हमारी क्लास में होने वाली हैं। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट वे में हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो एमसीक्यू की अगर बात करें तो दो एमसीक्यू सबसे पहले हमारे पास हैं। इसमें क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फिनोमिना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को अगर इंक्रीज़ कर दिया जाए कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा हो जाएगी। अब सोचो, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाने से हमें अच्छे से पता है कि जो पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एवापरेशन है, एवापरेशन की रेट भी फास्टर हो जाएगी। तो एवापरेशन भी हायर स्टेट पे होने लगता है। एवापरेशन फास्टर होगा, डिफ्यूज़न भी क्या होने लगेगा, हाई रेट पे होने लगेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल्स में वो उतनी दूर तक फैल सकते हैं। तो एवापरेशन जिसमें होगा तो एवापरेशन भी हमारा आंसर आ रहा है, डिफ्यूज़न भी हमारा आंसर आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा जैसे जैसे आप लोग किसी चीज़ को गर्म करते जाते हो, टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने की वजह से अगर वो गैस है तो वो ज़्यादा फैलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है तो गैस के मॉलिक्यूल काफ़ी दूर तक जा सकते हैं, यानी एक्सपेंशन भी बड़ी आसानी से होने लगेगा गैस का। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी बेस्ट बैठ रहा है यहाँ पे, जिसमें एवापरेशन भी आ रहा है, डिफ्यूजन भी आ रहा है और एक्सपेंशन ऑफ, कंप्रेशन नहीं होता, ध्यान रखिएगा। कंप्रेशन नहीं होने की वजह से बाकी ऑप्शन गलत हो गए। देखो तीनों में कंप्रेशन ऑफ गैस आ रहा है। गैसेज आसानी से कंप्रेस नहीं होंगी। जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो वो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा दूर दूर तक चले गए, तो उनमें एक्सपेंशन हो गया ज़्यादा। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन, इसमें तीनों की तीनों चीज़ें इंक्रीज़ हो जाएंगी अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे, तो ये फिट बैठेगा यहाँ पे ऑप्शन। ठीक है, चलो। सीमा विजिटेड अ नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट। सीमा ने कोई नेचुरल गैस को कंप्रेस करने वाली यूनिट की तरफ विजिट करा एंड फाउंड दैट द गैस कैन बी लिक्विफाइड अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। और वहाँ उसने ये देखा कि हम लोग गैसेस को भी लिक्विफाई कर सकते हैं कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस में। वाइल शेयरिंग हर एक्सपीरियंस विद हर फ्रेंड शी गॉट कन्फ्यूज्ड। बट जब अपने फ्रेंड से बताने की बारी आई तो वो कन्फ्यूज़ हो गई, उसको कुछ समझ नहीं आया। हेल्प हर टू आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ कंडीशन। तो हमसे बोला गया है कि हम लोग उसकी हेल्प करें उसको सही बात बताने में। अब ज़रा मुझे बताओ कि जब गैसेस को लिक्विफाई करने की बारी आई थी कि गैसेस को सर हम कैसे लिक्विफाई करेंगे, तो उसका सिंपल सा ऑप्शन हमारे पास क्या था कि आप लोग जो प्रेशर है उसको तो इंक्रीज़ कर दो और जो टेम्परेचर है उसको क्या कर दो, डिक्रीज़। क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ाओगे तो पर्टिकुलर चीज़ गर्म होनी शुरू हो जाएगी ना भाई। जैसे साइकिल में भरने वाला, हवा भरने वाला पंप होता है, उस पर अगर प्रेशराइज करोगे तो वो हीटअप हो जाता है, तो हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, है ना। तो प्रेशर को बढ़ाते रहिए और जो उसकी वजह से हीट डेवलप होगी उस हीट को कम करते रहिए, यानी टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते रहिए, तो गैसेस लिक्विफाई की जा सकती हैं। दैट मीन्स हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो हाई प्रेशर देखो इसमें आ रहा है और हाई प्रेशर इसमें भी आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक सही होगा। लो टेम्परेचर किस में आ रहा है, सी वाले में आ रहा है, यानी सी वाला ऑप्शन मेरा परफेक्ट ऑप्शन है। तो टेम्परेचर को अगर डिक्रीज़ कर देंगे और प्रेशर को बढ़ा देंगे तो उस सिचुएशन में गैसेस को लिक्विफाई कर पाना आसान हो जाएगा। दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन हेयर। डन। चलो अगला एमसीक्यू। द प्रॉपर्टी टू फ्लो इज़ यूनिक टू फ्लूइड्स। फ्लो होने की जो प्रॉपर्टी होती है वो फ्लूइड्स में पाई जाती है। कोई भी फ्लूइड हमारे पास तो आसानी से फ्लो हो पाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 4 में से 3 गलत हैं, एक सही कौन सा है वो ढूंढना है। पहला स्टेटमेंट देखिए, ओनली गैसेज बिहेव लाइक फ्लूइड्स। ना, गैसेज सिर्फ फ्लूइड नहीं होती हैं। फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है, लिक्विड्स प्लस गैसेज। इसमें ओनली लिक्विड्स आर फ्लूइड्स, ये भी गलत हो गया। गैसेज एंड लिक्विड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स, हाँ तो सी ऑप्शन हमारा सही है। गैस और लिक्विड दोनों फ्लूइड की तरह बिहेव करते हैं। बी भी गलत है। गैस के साथ क्या बोल दिया उसमें, सॉलिड। सॉलिड थोड़ी ना होता है फ्लूइड, तो फ्लूइड मतलब जिसमें फ्लो होने की एबिलिटी होती है, जो फ्लो हो सकता है। पानी को गिरा दिया तो पानी बहना शुरू हो जाएगा। तो फ्लूइड में हमारे पास दो ही चीज़ें आती हैं, एक तो हमारे लिक्विड आता है और साथ में क्या आती हैं, गैसेज आती हैं। तो ये दो चीज़ें हमारी फ्लूइड कहलाती हैं, सॉलिड्स फ्लूइड में नहीं आते हैं। चलो नेक्स्ट में, ड्यूरिंग समर
वाटर कैप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ, मटके में रखा हुआ पानी किस वजह से ठंडा हो जाता है? एवापोरेशन की वजह से। पढ़ चुकी हो तो अच्छे से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाली बुक से हैं ये क्वेश्चन हमारे, ठीक है। देखो, ए सैंपल ऑफ वाटर अंडर स्टडी वॉज फाउंड टू बॉयल एट 102 डिग्री सेल्सियस। 102 डिग्री सेल्सियस पे वो सैंपल बॉयल हो पाया वाटर का एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन में, यानी एनवायरनमेंट में नॉर्मल टेम्परेचर था, नॉर्मल प्रेशर था, स्टिल वो वाटर 102 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हुआ, यानी 2 डिग्री सेल्सियस फालतू पे बॉयल हुआ। रियलिटी में जो हमारे पास प्योर वाटर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर की कंडीशन, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे ज़्यादा पे बॉयल हुआ, तो उसका मतलब उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिली हुई थी। मतलब पानी में अगर तुम कुछ इम्प्योरिटी मिला दोगे, इम्प्योरिटी से सेंस कुछ भी मिला दो, आपने चीनी डिज़ोल्व कर दिया, आपने शुगर सॉल्ट डिज़ोल्व कर दिया, कोई और चीज़ डिज़ोल्व कर दी, तो ऐसा कर देने से बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इंक्रीज हो जाता है। अगर याद रखना, अगर इम्प्योरिटी ऐड करते हो ना, तो अगर इम्प्योरिटी वाटर में इंक्रीज करते हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। तो आपसे पूछा क्या है इसने ये बोल के, क्या वो वाटर प्योर है? तो ऑब्वियसली बात है प्योर हो ही नहीं सकता। प्योर होता तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होना शुरू हो जाता। फिर पूछा क्या ये वाटर 0 पे फ्रीज हो जाएगा? तो आंसर है 0 पे भी फ्रीज नहीं होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे तो प्योर वाटर फ्रीज हुआ करता था ना, इसमें तो इम्प्योरिटी है, तो ये टाइम लेगा फ्रीज होने में, ठीक है। तो 0 पे ये फ्रीज नहीं हो पाएगा। आंसर देख लीजिए, नो द वाटर इज नॉट प्योर। ऑब्वियसली बात है, इट इज़ बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। अगर ये प्योर होता तो 100 पे बॉयल हो जाता, बट द गिवन सैंपल बॉयल्स एट 102 डिग्री सेल्सियस, बट बॉयल तो ये ज़्यादा पे हो रहा है ना। इट इंडिकेट्स दैट इट हैज़ सम डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़, तो इससे समझ में आता है इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ डिजॉल्व हुई हुई हैं, ठीक है। क्योंकि ये इम्प्योर वाटर है इसलिए ये फ्रीज भी नहीं होगा। तो फ्रीजिंग के बारे में पूछा था, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं होगा, किसी और टेम्परेचर पे होगा। तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई। तो अगर कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है किसी भी लिक्विड में, तो उसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाया करता है, ठीक है। चलिए अब कुछ हमारे फिलअप आ गए और हमारा मैच द फॉलोइंग है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन से काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट में क्या पूछा है, एवापोरेशन ऑफ ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर लीड्स टू अ डैश इफेक्ट। एवापोरेशन की वजह से कैसा इफेक्ट आता है? तो आंसर है हमारा कि कूलिंग इफेक्ट आता है किसी भी चीज़ में, ठीक है। चलिए एक बार ना ये सारे क्वेश्चन देख लेना एनसीईआरटी और फिंगर टिप्स वाली बुक में। अगर उस बुक में आपको जो जो क्वेश्चन मिल जाएं तो उनको वहीं से टिक लगा लेना, कॉपी पे नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कॉपी पे सिर्फ वही क्वेश्चन नोट किया करो जो तुम्हारी उस बुक में नहीं है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन नहीं नोट करना। At room temperature, the forces of attraction between the particles of solid substances are dash than those which exist in gaseous state। तो solid substance के particles के बीच में जो force होता है attraction force, वो गैस की comparison में कैसा होता है? more, ज़्यादा होता है। solids में ज़्यादा होता है ना, तो more बढ़ा जाएगा यहाँ पे। next, the arrangement of particles is less ordered in the dash state, however there is no order in the dash state। पार्टिकल्स का कोई ऑर्डर ही नहीं होता, रैंडम ऑर्डर में इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं, तो कोई ऑर्डर ही नहीं है, तो पक्का गैस स्टेट होगी। और थोड़ा लेस ऑर्डर्ड है, यानी ठीक है आसपास बैठे हुए तो हैं बट ज़्यादा ऑर्डर कुछ नहीं है, फॉलो नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत घूम फिर सकते हैं। तो लेस ऑर्डर्ड किस में होगा? लिक्विड स्टेट में होगा। अब प्रॉपरली बिल्कुल क्रिस्टल फॉर्मेट में अरेंज होंगे इस तरह से बिल्कुल, तो वो कौन से में होगा? वो सॉलिड स्टेट में होगा, उसकी वो बात नहीं कर रहा। तो लेस ऑर्डर्ड होते हैं लिक्विड स्टेट में, यानी थोड़ा बहुत उनका अरेंजमेंट इधर उधर मूवमेंट हो सकता है, जबकि कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता किस स्टेट में? गैसियस स्टेट में, ठीक है। डैश इज द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू द डैश स्टेट। कौन एक प्रोसेस होगा कोई ऐसा जिसमें हम क्या करते हैं? गैस स्टेट को सीधा सॉलिड स्टेट में चेंज कर देते हैं। अब सॉलिड से गैस में चेंज होता तो सब्लिमेशन होता, यहाँ ये बात मत करना, सब्लिमेशन नहीं है ये, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट किया है। तो क्या है ये? इसमें दो ऑप्शन आ सकते हैं, तो लिखोगे डी सब्लिमेशन, ठीक है, या डिसोल्यूशन। आपको बताया था डी सब्लिमेशन लिख देना या डिसोल्यूशन लिख देना, जो भी तुम्हें सही लगे। और किस स्टेट से पास आउट नहीं होते कभी भी इसमें? विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट से पास किए बिना गैस को सीधा किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे हम ड्राई आइस के साथ करते हैं। तो सॉलिड से गैस बनती है डायरेक्टली तो सब्लिमेशन है, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनता है तो डी सब्लिमेशन होता है। नेक्स्ट,
द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हो एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, याद आ गया होगा। बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे किसी भी चीज़ को वेपर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बोलते हैं, एवापोरेशन बोलते हैं। डन। चलिए देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारी बातें तुम्हें यहाँ पे जानने को मिल जाएंगी। अब मैचिंग करानी है, यहाँ पे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और यहाँ पे उनकी यूनिट्स दे रखी हैं, एसआई यूनिट्स। तो प्रेशर की बात करें तो प्रेशर की एसआई यूनिट कौन सी है, प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल, तो प्रेशर को मैंने कनेक्ट कर दिया पास्कल से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात आती है टेम्परेचर की, टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है, हमने पढ़ रखी है। डेंसिटी, डेंसिटी होता है सर, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, फॉर्मूला पढ़ाया था आप लोगों को अच्छे से याद होगा। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, एसआई यूनिट कैसे बनेगी, मास होता है किलोग्राम में और वॉल्यूम होता है क्यूब, मीटर क्यूब में, तो मतलब इसकी यूनिट जो बननी चाहिए वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब बननी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, लास्ट वाला ऑप्शन हो गया, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर मीटर क्यूब ही तो होता है, तो डेंसिटी की यूनिट ये हो गई। मास की यूनिट सबको पता है क्या होती है, मास की यूनिट हमारे पास किलोग्राम होती है, तो मास की यूनिट हमारे पास किलोग्राम हो गई। और वॉल्यूम की क्या होती है, वॉल्यूम की मीटर क्यूब होती है, जिसको आप क्यूबिक मीटर भी बोलते हो, तो वॉल्यूम की क्या हो गई, क्यूबिक मीटर हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हमने मैचिंग भी कर ली आराम से। तो चीज़ें अगर पढ़ रखी है ना आसानी से आप लोगों ने, सब चीज़ें मैंने जो पढ़ाई है आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा हुआ है, तो बड़ी आसानी से तुम्हें लगेगा कि सारी चीज़ें हमसे सॉल्व होती जा रही हैं अब तो, ठीक है बच्चों। चलो अब नेक्स्ट में एक क्वेश्चन है, ऑस्मोसिस इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस जो है डिफ्यूज़न का एक स्पेशल टाइप होता है, ऐसा क्यों। अब देखो डिफ्यूज़न हो चाहे ऑस्मोसिस हो, दोनों में ही पार्टिकल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करते हैं, और डिफ्यूज़न में ज़्यादातर गैसेज मूव करती हैं और ऑस्मोसिस में क्या है, वाटर का मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। बट फ़र्क इतना है कि ऑस्मोसिस में सेमी परमिबल मेम्ब्रेन की भी रिक्वायरमेंट होती है, अपने बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है ना ये, तो सेमी परमिबल मेम्ब्रेन की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए ऑस्मोसिस को स्पेशल टाइप का डिफ्यूज़न बोलते हैं। यानी यहाँ पर भी पार्टिकल चल तो रहे हैं हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ, बट तब चलते हैं जब सेमी परमिबल मेम्ब्रेन होती है, इसलिए इसको स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूज़न बोलते हैं। देख लो आंसर, in both osmosis and diffusion the diffusion of particles takes place from higher to lower concentration। जब दोनों में से किसी भी प्रोसेस की बात करेंगे तो पार्टिकल्स का डिफ्यूजन शुरू हो जाता है कहाँ से कहाँ की तरफ, हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ। बट ऑस्मोसिस को कराने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए होती है, बिना उसके ऑस्मोसिस नहीं होता, इसलिए इसको ऑस्मोसिस को डिफ्यूज़न का ही एक स्पेशल टाइप बोलते हैं, है ना। यानी डिफ्यूज़न में कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दी हमने, कैसी रेस्ट्रिक्शन कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी और वाटर का मूवमेंट कराएंगे सिर्फ हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तब उसको ऑस्मोसिस बोलेंगे। तो इसलिए ऑस्मोसिस कुछ और नहीं होता, वो डिफ्यूज़न का ही एक स्पेशल टाइप होता है, इसमें गैसेस का मूवमेंट होगा और यहाँ पे वाटर का मूवमेंट होगा। ऑस्मोसिस के केस में आप लोगों ने पढ़ा था ना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। अब इतनी सारी फिनोमिना दे रखी है, यहाँ पे हमें क्लासीफाई करना है कौन सा ऑस्मोसिस है और कौन सा डिफ्यूज़न है। देखो स्वेलिंग अप ऑफ रेजिन, किशमिश फूल गई पानी में रखने पे, तो इसका मतलब पानी जो है बाहर से किशमिश के अंदर आ गया तभी तो वो फूल गई। तो ऐसा किस वजह से होता है, ऐसा ऑस्मोसिस की वजह से होता है ना, ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस बोलते हैं ना, एंट्री हो रही है वाटर की। अच्छा, स्प्रेडिंग ऑफ वायरस ऑन स्नीजिंग, छींकने पे आपके जो कोल्ड के वायरस थे वो पूरी आसपास के एरिया में फैल गए, तो वो क्या आएगा, वो डिफ्यूज़न प्रोसेस की वजह से आएगा। चीज़ें एयर में मिक्स होकर फैलती हैं तो डिफ्यूज़न बोलते हैं। अच्छा, अर्थवॉर्म डाइंग ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद कॉमन सॉल्ट, जैसे ही अर्थवॉर्म के आसपास आपने अर्थवॉर्म को कहीं गिरा दिया और उस एरिया में कॉमन सॉल्ट नमक प्रेजेंट था, तो अर्थवॉर्म की बॉडी के अंदर जो वाटर है वो बाहर निकल आएगा, क्योंकि बाहर नमक है, पानी की कंसंट्रेशन कम है, अंदर नमक नहीं है तो पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो बॉडी के अंदर से सारा वाटर बाहर निकल आता है और डिहाइड्रेशन की वजह से वो अर्थवॉर्म मर जाता है। तो यहाँ पर भी वाटर का मूवमेंट हुआ है इनडायरेक्टली, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ऑस्मोसिस आएगा, एग्ज ऑस्मोसिस, वाटर एग्जिट हो गया बॉडी से, ठीक है। श्रिंकिंग ऑफ ग्रेप्स कैप्टन थिक शुगर सिरप, आपने बहुत गाढ़ा शुगर सिरप बना रखा था, उसमें अंगूर रखने पे सिकुड़ गए, यानी अंगूर से पानी बाहर निकल के आ गया, तो ये भी क्या होगा, ये भी ऑस्मोसिस होगा, ठीक है। प्रिजर्विंग पिकल्स इन सॉल्ट,
है ना। अचार को हम लोग जब सेव करते हैं, बनाते हैं, तो उस टाइम उसमें मसाला लगाते वक्त बहुत सारा नमक लगाते हैं। तो नमक क्या करता है, उसके अंदर से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। उन अचार के अंदर, उन मैंगो की जो पीसेस हैं उनके अंदर जो भी पानी होगा ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से आपका अचार ख़राब नहीं होगा जल्दी से। तो यानी वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ पर भी वाटर का मूवमेंट हो रहा है। तो ये भी क्या है, ये भी ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। ध्यान रखना, ये सब बातें इंपॉर्टेंट हैं। फिर है स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल ऑफ केक बीइंग बेक्ड थ्रू आउट द हाउस। कहीं पे घर में कोई खाना है, कोई केक बन रहा था, पूरे घर में उसकी स्मेल फैल गई, तो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, डिफ्यूज़न का है। आपने पढ़ा था परफ्यूम वाली बातें भी, है ना। तो खाना कोई बन रहा होता है, पूरे एरिया में उसकी स्मेल आने लगती है, तो डिफ्यूज़न का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट में एक्वेटिक एनिमल्स यूजिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के टाइम पे जो पानी में रहने वाले जानवर हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी के अंदर से। अब ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो उनके अंदर गिल्स होती हैं, तो गिल्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। प्रोसेस कौन सा होगा, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहे हैं यानी गैस एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे, डिफ्यूज़न यूज़ करेंगे। तो मेरी बात समझ में आ गई। तो सारी की सारी चीज़ों को मैंने अलग अलग कैटेगराइज करा दिया, कहाँ पे ऑस्मोसिस हो रहा है, कहाँ पे डिफ्यूज़न हो रहा है। तो अच्छे से चीज़ देख लेना। ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी, ये सब NCERT एग्जाम्पलर वाली बुक से हैं, उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो वो भी मैं अक्सर करा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट होते हैं सारे। चलिए, ये 3 क्वेश्चन बहुत आसान आसान से हैं, इनको आप घर से करोगे, बस यही 3 MCQ आपको करने हैं। और फाइनली इसके बाद हमारा चैप्टर पूरी तरह से अब कंप्लीट हो गया है। हमने जितनी भी बातें इस चैप्टर में पढ़ने वाली थी वो हमने कवर कर ली हैं। इसके बाद अब हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री में पूरा हुआ, बायोलॉजी में हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका। बस हमारा फिजिक्स में जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर था उसमें 9 लेक्चर आ चुके हैं। एक लेक्चर उसमें और आएगा जिसमें कुछ ग्राफ की क्वेश्चन करवाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो 3-4 छोटे छोटे से क्वेश्चन करा के मैं उस चैप्टर को भी कवर कर दूंगा। एंड फाइनली हमारे फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से कवर हो जाएंगे। आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट वाला चैप्टर हमको किस में करना है, वो बात की बात है। तो फिलहाल तो इतना है कि आप तीनों के जो फर्स्ट चैप्टर हैं इनको बहुत अच्छे से पढ़ के इनको रिवाइज कर लेना, ठीक है।